हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का एक बहुत ही रोचक टॉपिक संज्ञा। देखिए, देखने में संज्ञा टॉपिक बहुत ही आसान लगता है। ऐसे लगता है कि बस मानो अब सही हुआ, लेकिन होता क्या है जब हम एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन को रखा जाता है और जिसमें हम उसे इजी सोचकर उत्तर लगाते हैं। बाद में उत्तर कुंजी चेक करने पर हम पाते हैं कि वो गलत लगा है या फिर गलती हुई है। तो इन गलतियों से छुटकारा पाने के लिए और बार बार अपने नंबरों को कम होने से बचाने के लिए एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर एक बार आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको संज्ञा में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा और पेपर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आप वीडियो को अंत तक पूरा देखते हैं तो आप बिल्कुल सही सही उत्तर लगा पाएंगे और आपके सारे डाउट समाप्त होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बेस्ट स्टडी मटेरियल ऑन बीके स्टडीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पर सारा मटेरियल उपलब्ध है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, गैलरी चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड और मोबाइल ऐप का डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप लिंक कर सकते हैं, वहाँ से हमारी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैट ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। साथ ही फेसबुक सक्सेस पॉइंट बीके स्टडीज पेज पर आप मिल सकते हैं और साथ ही यूट्यूब चैनल जो कि जिसके माध्यम से मैं आपके लिए वीडियो लाता हूं, उस पर भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक संज्ञा। संज्ञा या इंग्लिश में बात करें नाउन। देखिए, संज्ञा, अगर मैं संज्ञा के पर्यायवाची की बात करूं कि संज्ञा शब्द का पर्यायवाची, संज्ञा शब्द का पर्यायवाची, तो संज्ञाए शब्द का पर्यायवाची होता है नाम। क्या होता है? नाम। यानी कि आप सीधे तौर पर कह सकते हैं कि संज्ञा नाम से संबंधित है। संज्ञा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? नाम। तो संज्ञा और नाम में क्या रिलेशन है? किस आधार पर संज्ञा के भेद परिवर्तित होते हैं? देखिए, एक तो आपको ये समझ में आया कि पर्यायवाची नाम है। दूसरा, अब इसमें नाम का महत्व रहने वाला है। फिर एक क्वेश्चन आपको आता है कि संज्ञा के भेद। क्या आता है? भेद। भेद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अगर मैं अर्थ की दृष्टि से भेद करूं, अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होंगे? 5। अर्थ की दृष्टि से भेद कितने होंगे? 5। और मूल भेद कितने होंगे? 3। और जो प्राचीन मत रहा है, प्राचीन मत के अकॉर्डिंग संज्ञा कितने प्रकार की होती थी? 2। तो इन प्रश्नों में लगातार कन्फ्यूजन बनी रहती है और इन्हीं सारे डाउट को आज हम वन बाय वन दूर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से और गौर से पढ़ेंगे। देखिए, वीडियो लंबा हो सकता है तो आप इसे ब्रेक लेकर पढ़ सकते हैं। अभी देख रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा 10 मिनट बाद देख सकते हैं, क्योंकि आपका मोबाइल है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं, आप घूम फिर आइए उसके बाद पढ़ लीजिए। लेकिन आप वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं संज्ञा की। देखिए, संज्ञा की पहचान कैसे करते हैं? संज्ञा की पहचान निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर की जाती है। सबसे पहले, कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं और कुछ शब्द अप्राणीवाचक। देखिए, अगर मैं प्राणीवाचक की बात करूं तो प्राणीवाचक है लिविंग थिंग। क्या है? लिविंग थिंग। तो लिविंग और अप्राणी की बात करूं तो नॉन लिविंग। क्या है? नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्लासिफिकेशन को दर्शाता है संज्ञा। कौन दर्शाता है? संज्ञा। देखिए, आइए जान लेते हैं। वह शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध होता हो, जिसमें प्राण हो, उसे प्राणीवाचक कहते हैं। जैसे बच्चा, भैंस, चिड़िया
आदमी, रमेश, डैश डैश डैश। फिर अप्राणीवाचक की बात करें, जिस वस्तु में प्राण ना हो वह अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे पुस्तक, मकान, रेलगाड़ी, रोटी, पर्वत, डैश डैश डैश। कुछ शब्दों की गिनती की जा सकती है और कुछ की गिनती नहीं की जा सकती। इस आधार पर दो प्रकार की होती हैं, एक गणनीय संख्या और एक अगणनीय संख्या। तो गणनीय संख्या कौन सी होती है? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, या उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय संख्या कहलाएंगे। जैसे आदमी, पुस्तक, केला की गणना की जा सकती है, इसलिए ये क्या है? गणनीय। अब बात करते हैं अगणनीय की। तो जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संख्या कहलाएगा। जैसे दूध, हवा, प्रेम की गणना नहीं की जा सकती। देखिए, यह भी आधार रहेंगे आगे हमारे संज्ञा के क्लासिफिकेशन में। आइए बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो देखिए, संज्ञा की परिभाषा अगर हम बात करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम। तो देखिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और गुणधर्म, और क्या चीज? गुणधर्म का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। याद रखेंगे, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम के गुण व गुणधर्म व स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी। सार्थक यानी संज्ञा सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक है। सार्थक शब्दों के 8 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया। तो ये 8 भेद होते हैं। उन 8 भेदों में से एक भेद है, याद रखें, व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी यानी जिसमें लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन और क्रिया के आधार पर क्या परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए ये विकारी कहलाता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, श्याम खाना खा रहा है। अगर मैं इसमें बात करूं तो श्याम किसका है? श्याम एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि श्याम नाम का कोई दूसरा व्यक्ति ना हो, लेकिन बात यहां केवल श्याम की चल रही है। तो श्याम एक इंडिविजुअल, अपनी पर्सनैलिटी अलग रखता है, यानी अपने गुण अलग रखता है, इसलिए श्याम क्या है? यहां पर एक व्यक्ति का नाम है। अब आता है अमरूद में मिठास है। तो अगर हम अमरूद की बात करें तो अमरूद क्या है? फल। देखिए, अगर मैं फल में मिठास कह दूं तो वो भी संज्ञा होगी, लेकिन संज्ञा के भेद में अंतर आ जाएगा। जहां अमरूद एक और व्यक्तिवाचक होगी, वहीं फल एक जातिवाचक होगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा ही परिवर्तन कर देने पर चेंज हो जाता है। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो घोड़ा एक क्या है? पशु का नाम। क्या है? पशु का नाम। अब घोड़ा पशु का नाम है। अगर मैं बोल दूं मनुष्य दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? मनुष्य। तो मनुष्य यहां पर जातिवाचक हो जाएगा, जबकि घोड़ा यहां पर क्या है? व्यक्तिवाचक। तो इस तरीके से अंतर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, संज्ञा के प्रकार मैंने जैसे बताया था कि प्राचीन टाइम में या मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होती थी। तो कौन कौन से दो प्रकार थे? देखिए, एक था पदार्थवाचक। कौन सा था? पदार्थवाचक। और एक था भाववाचक। पदार्थवाचक और भाववाचक। देखिए, पदार्थवाचक को हम यथार्थवाचक, वास्तविक या दृश्यवाचक भी कह सकते थे। क्या क्या कह सकते थे? पदार्थवाचक को हम वास्तविक, यथार्थवादक या दृश्य, और भाववाचक को अदृश्य, अमूर्त या फिर अदृश्य, अमूर्त या अवास्तविक। अब देखिए, बात करते हैं पदार्थवाचक की। तो पदार्थवाचक
वह संज्ञा जिसका नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक चित्र उभर आता है। क्या आता है? चित्र उभर आता है। तो वो क्या बन जाता है? यथार्थ। क्या बन जाता है? यथार्थ। तो उसे यथार्थवाचक या पदार्थवाचक। अब ये यथार्थवाचक या पदार्थवाचक भी दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से दो प्रकार आए इसमें? एक आया इसमें व्यक्तिवाचक। कौन सा आया? व्यक्तिवाचक। और एक आया इसमें जातिवाचक। एक कौन सा आया? जातिवाचक। अब आगे चल के क्या होता है कि जातिवाचक जब अंग्रेजी का प्रभाव हिंदी पढ़ने लगा तो अंग्रेजी के मूल रूप में आने के कारण यानी प्रयोग में आने के कारण अंग्रेजी से तुलना होने के कारण जातिवाचक को भी दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक है द्रव्यवाचक और एक है समूहवाचक। एक है द्रव्यवाचक और एक है समूहवाचक। इसीलिए अगर कभी भेद आते हैं, क्योंकि जो यथार्थवाचक या पदार्थवाचक हैं इनके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और एक तीसरा भेद होता है भाववाचक। इसलिए कभी क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर रहेगा 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो 3 भेद हो गए। अगर पूछे अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि अर्थ की दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से भी कितने भेद होंगे? 5। कितने होंगे? 5। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। आइए बात करते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के अभी जैसे मैंने चर्चा करी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दृश्य होगा और सदैव एक वचन होगा। याद रखेंगे, दृश्य होगा और सदैव एक वचन होगा। अगर एक वचन है और दृश्य है तो वह हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। दूसरा, जातिवाचक, दृश्य होगा और बहुवचन होगा। बे बहुवचन जिसका बहुवचन बनाया जाए या बे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सके, वे सारे के सारे किस में आएंगे? जातिवाचक संख्या में। और अगर मैं बात करूं भाववाचक की, तो भाववाचक अदृश्य होगा। इसे केवल कल्पना की जा सकती है या आभास किया जाता है या फिर महसूस किया जाता है। आइए पढ़ते हैं डिटेल से इनके बारे में। देखिए, मैंने एक एक लाइन के डिस्क्रिप्शन रखे हैं ताकि आपको पेपर में ऑप्शन में से छांटने में आसानी हो, लेकिन पढ़ना तो आपको सारा ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कोई भी पॉइंट छोड़े बिना और वीडियो को अंत तक अगर आप पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपको कभी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। आइए बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हो, स्थान आदि का बोध कराते हो या उनके नाम का बोध कराते हो, क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम व्यक्ति का नाम है। जैसे राम, अब राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। श्याम, श्याम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। टेबल बैठक का एक साधन है किंतु एक नाम को सूचित कर रहा है। देखिए, बैठने के और साधन भी हैं, लेकिन अगर मैं टेबल की बात करूंगा तो बैठक का एक साधन है। टेबल अगर देखेंगे तो टेबल एक साधन के रूप में, लेकिन और भी साधन होंगे, लेकिन आप टेबल अलग ही वे में यूज करेंगे, यानी टेबल एक इंडिविजुअल पहचान रखता है। उसी तरीके से कुर्सी, कुर्सी भी साधन है किंतु इसका एक नाम अलग सूचित हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है मैं आपसे कुर्सी मंगाऊं और आप टेबल लेके चले आए, मैं कहूं बैठने वाली चीज ले आओ, तो आप कुर्सी की जगह स्टूल भी ला सकते हो। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल आपके लिए कहूंगा कुर्सी ले आओ, तो वो कैसा होगा? व्यक्तिवाचक। अब आता है कार। कार यातायात का एक साधन है किंतु संपूर्ण यातायात नहीं है। कार माध्यम है जिसके कारण यह एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है। देखिए, अगर मैंने कहा यातायात का कोई साधन ले आओ, तो अब आप निश्चित है आप रिक्शा ले आ सकते हैं, आप घोड़ा तांगा ला सकते हैं, आप बस ला सकते हैं।
तो जो आपका बस है, आप साइकिल, मोटरसाइकिल कुछ भी ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं निश्चित तौर पर एक नाम लेकर बोलूं कि यातायात के लिए एक कार ले आओ, तो कार क्या हो जाएगा? एक व्यक्तिवाचक। दिल्ली, यह एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं, इसलिए यह कैसा है? व्यक्तिवाचक। मुंबई एक राज्य है किंतु पूरा देश नहीं। याद रखें, इनकी एक स्पेशल विशेषता है, एक रीजन है, इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव है। तो सारी चीजें जब इंडिविजुअल हैं तो ये क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिवाचक। अब देखिए दूसरा आता है जातिवाचक। जातिवाचक, जो शब्द संज्ञा या किसी जाति का बोध कराते हैं वह जातिवाचक कहलाता है। जैसे लड़का, लड़की, नदी, पर्वत। देखिए समझने के लिए इसे समझेंगे। अब अगर मैंने जैसे नाम लेकर बोला, मैंने बोला गंगा, तो गंगा क्या है? एक नदी का नाम है। मैंने बोला यमुना, तो यमुना क्या है? एक नदी का नाम है। मैंने बोला ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र क्या है? एक नदी का नाम है। लेकिन अगर मैं गंगा के किनारे खड़े होकर मैं बोल रहा हूं नदी, क्या बोल रहा हूं? नदी, तो नदी वहां पर जातिवाचक होगा। क्या होगा? जातिवाचक। जबकि अगर मैं वहां खड़े होकर बोलता हूं गंगा, तो वह व्यक्तिवाचक होगा। तो याद रखेंगे, जैसे ही उस ग्रुप में सब कैटेगरी, जैसे अब मैंने बोला इस समय आमों का सीजन चल रहा है, आम। अब मैंने आम बोला तो आम होगा जातिवाचक। लेकिन अगर मैंने बोला दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, अल्फांसो आम, तो वहां पर आमों की प्रजातियों के जब मैं नाम बोलूंगा तो वो उनके स्पेशल नाम हो गए। तो नाम के आधार पर वो व्यक्तिवाचक और उनके ग्रुप को जातिवाचक। जातिवाचक के दो भेद होते हैं, अभी पीछे चर्चा करी थी। पहला होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री आदि का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं भोजन की एक क्या है? सामग्री है। चावल, इसे चावल की जगह चावल कर लीजिएगा। चावल क्या है? भोजन की ये भी एक सामग्री है। घी, घी भी क्या है? भोजन की सामग्री है। सोना आभूषण के लिए एक द्रव्य या पदार्थ है। चांदी आभूषण के लिए एक पदार्थ है। तांबा क्या है? एक धातु है। ऊन, ऊन एक वस्त्र बनाने की सामग्री है। तो यहां पर अगर किसी धातु, वस्तु या पदार्थ की जब बात होती है तो वो किस में काउंट होते हैं? द्रव्यवाचक में। किस में काउंट होते हैं? द्रव्यवाचक। अब आते हैं समूहवाचक, या इंग्लिश में कहें तो कलेक्टिव नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो वह समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा होता है। जैसे सेना। देखिए एक चीज और, यहां पर सेना लिखा है लेकिन अगर सेना का शुद्ध रूप आएगा तो आएगा सेना। तो ये चीज एक और देख लीजिएगा, शुद्ध रूप में भी एरर होते हैं। सेना में कई सैनिक होते हैं। यहां समूह की बात हो रही है। यहां किसकी बात हो रही है? समूह। तो सेना क्या है? एक समूह। पुलिस हर स्थान, राज्य, देश में होते हैं, उसे बड़े रूप में इंगित किया जा सकता है। तो पुलिस को किस में काउंट किया जाता है? कलेक्टिव नाउन में या फिर समूहवाचक। पुस्तकालय, पुस्तकालय में अनेक पुस्तक होते हैं। यहां किसी एक पुस्तक की बात नहीं हो रही, इसलिए ये क्या है? पुस्तकालय। दल, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक दल या समूह का निर्माण होता है। समिति, अनेक व्यक्तियों से मिलकर एक समिति या समूह का निर्माण होता है। आयोग, आयोग का गठन किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है। इसमें अनेक सदस्य होते हैं। परिवार, एक परिवार में अनेक सदस्य हो सकते हैं, यहां तक कि 2-3 पीढ़ी भी। देखिए अब द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तो वह जातिवाचक बन जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझ, याद रखेंगे, पॉइंट नोट करने वाला। द्रव्यवाचक संज्ञाएं और समूहवाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग की जाती हैं तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। मेरी कक्षा में 50 बच्चे हैं। तो यहां पर अगर मैं कक्षा की बात करूं तो यहां पर कक्षा कैसा है? कक्षा है समूहवाचक।
क्या है? समूह। यानी 50 बच्चों का एक समूह है, क्या है? कक्षा। लेकिन अगर मैंने बोला भिन्न भिन्न विषयों की कक्षाएं चल रही हैं, भिन्न भिन्न विषयों की कक्षाएं चल रही हैं, तो वहाँ विषय भिन्न भिन्न है और कक्षाएं भी अलग। तो कक्षाएं यहाँ किसको दर्शाएंगी? जाति को। कक्षाएं यहाँ किसको दर्शाएंगी? जाति को। आइए बात करते हैं भाववाचक। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष। तो ये सारे भी किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा में। इसके अतिरिक्त देखें बुढ़ापा। बुढ़ापा जीवन की क्या है? एक अवस्था है। देखिए बुढ़ापा देखते ही आप बुढ़ापे को महसूस कर सकते हैं, लेकिन एकदम से बुढ़ापा सोच लेने से आपके सामने बुढ़ापा नहीं आ जाएगा। किसी व्यक्ति की दशा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी उस व्यक्ति की दशा के आधार पर आप तय करेंगे कि ये बुढ़ापा है। मिठास। मिठास मिठाई का एक गुण है। अब मिठास आपको पता है कि इस मिठाई में या स्वीट में मिठास है, लेकिन कितनी है तो बिना चखे आप महसूस नहीं कर सकते, तो चख कर ही महसूस की जा सकती है। क्रोध। क्रोध एक भाव या दशा है। देखिए क्रोध कितना है, कैसा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन व्यक्ति की प्रतिक्रिया के आधार पर हम क्रोध का जजमेंट करते हैं। हर्ष। हर्ष एक भाव या दशा है। ऐसे ही व्यक्ति की क्रियाओं के आधार पर हम हर्ष या भाव का अंदाजा लगा। यौवन। यौवन भी स्त्री की क्या है? एक दशा है। ठीक। बालपन। बालपन बालक का एक गुण है अथवा एक दशा और अवस्था में। देखिए बालपन भी क्या है? बालक की एक दशा और अवस्था है। जबकि मोटापा। मोटापा भी एक अवस्था है, ये मोटापे को इंगित करता है। देखिए यहाँ पर बाल से एक बहुत अच्छा आया कि जब बाल पढ़ते हैं तो बाल का कभी कभी स्त्रीलिंग आ जाता है। देखिए याद रखिए कि बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है और बालक का बालिका। बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि बाल की जगह बालिका लिखाते हैं, तो इन चीज़ों पर भी, छोटी छोटी गलतियों पर भी ध्यान देंगे। आइए देखते हैं भाववाचक और जातिवाचक। देखिए अदृश्य और एक वचन। जवानी। देखिए यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे भाववाचक में आपके पास जवानी, तो जवानी का जैसे ही जवानियां कर देंगे, एक वचन से आप बहुवचन बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे कुर्बानी। कुर्बानी क्या है? भाववाचक। और कुर्बानियां कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। मेहरबानी भाववाचक और मेहरबानियां जातिवाचक। देखिए एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है। घर से विद्यालय की दूरी अधिक नहीं है तो क्या है? भाववाचक। अगर मेरे और उसके बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं तो यहां पर दूरी की जगह क्या प्रयुक्त हुआ है? दूरियां, यानी बहुवचन, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। ठीक है। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्दों का निर्माण। जैसे त्व या त लगाने पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। जैसे पुरुष तो पुरुषत्व, नारी नारित्व, बालक बालक, मित्र मित्रता, दास दासत्व, क्षत्रिय क्षत्रित्व, पशु पशुत्व, बंधु बंधुत्व, सती सतीत्व, पंडित पांडित्य। तो कौन कौन सी चीजें लगाने पर बनता है? तो त्व, त और त। ठीक। तो इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हैं। अब आता है सर्वनाम से भाववाचक शब्दों का निर्माण। जैसे अपना अपनत्व, निज निजत्व, सर्व सर्वस्व, पराया परायापन, अहम अहंकार अहमकार। ठीक है। संधि में मैंने ये चीज पढ़ाई है। स्व स्वात्व, मम ममत। अब आता है विशेषण से भाववाचक शब्दों का निर्माण। तो देखिए सुंदर सुंदरता, वीर वीरता, मीठा मिठास, निर्बल निर्बलता, मधुर मधुरता, प्रवीण प्रवीणता, सफल सफलता, चतुर चातुर्य,
दुर्बल दुर्बलता, और सुंदर सुंदरता। देखिए यहाँ पर शब्दों में ये किससे प्राप्त हुए? विशेषण से। सुंदर आप जानते हैं क्या है? विशेषण। और सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। वीर क्या है? विशेषण। और वीरता क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब आता है अव्यय शब्दों से भाववाचक, जैसे खेलना, तो खेल, निकट निकटता, थकान थकावट, हंसी हंसना, लेख लिखना, उतरना उतराई, मेल मिलान, कमाना कमाई। देखिए कई जगह ये अव्यय शब्द होते हैं। अब अव्यय शब्दों में या तो अव्यय आ जाएगा या आ जाएगा क्रिया से। तो क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, जैसे सीना से सिलाई, जीतना से जीत, रोना से रुलाई, लड़ना से लड़ाई, पढ़ना से पढ़ाई, चलना से चाल, देखना से दिखावा, लूटना से लूट, बोलना से बोल, कमाना से कमाई, रुकना से रुकावट, बनना से बनावट, मिलना से मिलावट, सजना से सजावट, और बुलावा से बुलाना से बुलावा। अब आते हैं संज्ञा का पद परिचय। देखिए गत एग्जामों में यानी गत वर्षों की परीक्षाओं में पद परिचय भी पूछ लिया जाता है। देखिए पिछले कई परीक्षाओं में हिंदी का लेवल बढ़ाया गया है, इसलिए केवल हमें संज्ञा शब्दों को छांटना ही नहीं, पद परिचय के आधार पर भी उनका वर्गीकरण आना चाहिए। जैसे राम ने रावण को मारा। अब राम ने रावण को मारा तो वो पूछे राम, राम का पद परिचय दीजिए। तो राम क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के साथ क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? पुल्लिंग है। पुल्लिंग के साथ साथ क्या है? एक वचन। देखिए जब व्यक्तिवाचक आ गया तो व्यक्तिवाचक के साथ क्या लगेगा? एक वचन। फिर आता है कर्ता। तो कार्य को करने वाला कौन है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक। अब आती है रावण की बात। रावण संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है क्योंकि नाम है, साथ में पुल्लिंग है, एक वचन है। देखिए जहां व्यक्तिवाचक होगा वहां एक वचन होगा। अब रावण क्या है? रावण को मारा, यानी रावण कर्म किस पर हुआ है? रावण पर। तो यहां पर कर्म कारक कौन सा हो जाएगा? रावण। बाण संज्ञा या व्यक्तिवाचक? अब देखिए संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, सॉरी बाण है तो बाण व्यक्तिवाचक भी है। अब पुल्लिंग है, पुल्लिंग के साथ एक वचन है, करण कारक है, और किसके रूप में है? साधन के। देखिए यहां पर बाण को आप अगर देखेंगे तो बाण को आप द्रव्यवाचक कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? द्रव्यवाचक। बाण किस में आएगा? द्रव्यवाचक। बाण किस में आएगा? द्रव्यवाचक। क्या है? एक साधन है, एक मेटल है। ठीक, तो यहां पर बाण को आप कर लीजिएगा द्रव्यवाचक। आइए बढ़ते हैं। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उलटफेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहां दिए जा रहे हैं, जैसे जातिवाचक। देखिए सारे वीडियो का निचोड़ इन चंद लाइनों में है जो अब आप लास्ट में पढ़ने वाले हैं। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। कई बार हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है और कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम सही होते हैं, लेकिन अंत में अगर थोड़ी सी चूक होती है और वो नंबर कट, और पेपर में यही डाउट लगातार आते हैं। देखिए व्यक्तिवाचक, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है। जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी का देवी से। अब पुरी से क्या बन गया? जगन्नाथपुरी। तो देखिए अगर मैं पुरी की बात करूं तो पुरी क्या है? जातिवाचक। तो अब जगन्नाथपुरी हो गई तो जगन्नाथपुरी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। देवी, अब देवी से मैंने अगर दुर्गा का यूज किया तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब मैंने कहा दाऊ, दाऊ क्या है यहां पर? जातिवाचक। अगर मैंने कर दिया बलदेव, अब कृष्ण के भाई बलदेव का, तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब आया संबत, संबत जातिवाचक, और अगर मैंने विक्रमी संबत कर दिया तो व्यक्तिवाचक। ऐसे ही भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र, भारतेंदु से क्या कर दिया? बाबू हरिश्चंद्र, तो व्यक्तिवाचक। अब गोस्वामी से तुलसीदास जी। अब जैसे मैंने लिखा गोस्वामी, तो गोस्वामी लिखने का मतलब वहां पर मेरा मतलब तुलसीदास जी से है। तो जहां मैंने गोस्वामी लिखा है तो वो तुलसीदास जी के लिए यूज हुई है, तो गोस्वामी वहां पर कैसे होंगे? व्यक्तिवाचक। इस तरह बहुत सी योग ऋण संख्याएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में चली जाती हैं। जैसे कि
गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, यह शब्द आपको लगातार पेपर में मिलेंगे, क्योंकि आपको देखने में लगता है कि यह सारे शब्द जातिवाचक हैं, लेकिन इनका अर्थ व्यक्तिवाचक में निकल कर आता है। अब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक यानी अनेक व्यक्तियों के अर्थ में होता है। ऐसा कभी किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे। गांधी अपने समय के क्या थे? कृष्ण थे। तो गांधी जी को हम तुलना किससे कर रहे हैं? कृष्ण से। तो अपने समय के कृष्ण थे, यानी कि ये व्यक्तिवाचक, जो गांधी एक इंडिविजुअल है, उनकी तुलना किससे कर दी गई? कृष्ण से। कृष्ण यानी देवताओं से, और तो देवताओं से तुलना करने के लिए वो एक क्या है? जाति के समान कर दिया। कृष्ण को क्या बना दिया? एक जाति, यानी देवताओं के समान। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। अब यशोदा एक इंडिविजुअल पर्सन का नाम है। यशोदा की तुलना किसने? लक्ष्मी जी से, यानी विष्णु जी की पत्नी से कर देना, तो एक वो टाइटल दे देना, तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तुम कलयुग के भीम हो। तुम कलयुग के भीम हो। तो देखिए, भीम व्यक्तिवाचक में यूज होता, लेकिन यहां पर भीम को क्या बना दिया गया? जातिवाचक। अब आता है भाववाचक। कभी कभी भाववाचक का प्रयोग भी जातिवाचक के रूप में होता है। देखिए, मैं पीछे बता भी चुका हूं, बहुवचन लगाकर भाववाचक से क्या बन जाता है? जैसे जवानी से जवानियां। ऐसे ही यहां पर यह सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहां पहरावा क्या है? भाववाचक संज्ञा, किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का क्या होता है? बोध। तो याद रखेंगे, कहीं कहीं पर ये अपवाद पेपर में आ जाते हैं। आइए चर्चा करते हैं आगे। अब संज्ञा से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, जैसे मूल रूप से संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? बताइए जल्दी, कौन कौन से होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, फिर कौन सा? जातिवाचक, और फिर कौन सा? भाववाचक। तो कौन कौन से 3 हो गए? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आता है हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन सी वाचक? समूहवाचक। इसके अलावा अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब आता है विजयदशमी में संज्ञा है। अगर मैं बात करूं विजयदशमी, तो विजयदशमी एक पर्व को दिखा रहा है। तो पर्व के नाम याद रखें, पर्व के नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। किस में गिनते हैं? व्यक्ति। अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा यहां पर क्या है? द्रव्यवाचक। अब क्वेश्चन आता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो 3। ये व्युत्पत्ति कहो या मूल रूप से कहो, तो मूल रूप से या व्युत्पत्ति, तो एक ही बात है। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब आता है कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पढ़नी कहा जाता है। तो यहां पर ये जो पढ़नी है, पढ़नी एक व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पढ़नी एक दूसरे व्यक्ति की क्वालिटी यानी गुण दिखाने के लिए प्रदर्शित किया जा रहा है, तो ये किस में प्रयोग होगा? जातिवाचक। अब पंडित का भाव पंडित्व, तो पंडित्व का अगर हम बात करें पंडित्य, तो पंडित्य भी भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा सेना अभ्यास कर रही है, समूहवाचक। हमारी सेनाएं वीरता से लड़ रही हैं, तो सेनाएं हो गया, तो क्या हो गया? जातिवाचक। मैंने कहा था जब बहुवचन बना दिया जाता है तो वहां पर क्या होगा? जातिवाचक। अब आता है रोहन। देखिए, परिवार, एक बार कई बार ये क्वेश्चन आता है कि परिवार हम जातिवाचक में लें या समूहवाचक में। देखिए, अगर मैं बात करूं जातिवाचक और समूहवाचक, तो ये है जातिवाचक, ठीक। और इनके 2 बेटे हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब होता क्या है? देखिए, जैसे एक दावत होती है, तो दावत में एक छोटा सा बच्चा चला जाता है, वो खाना खा रहा होता है, इतने में बराबर में एक 50 से 55 साल के व्यक्ति आकर बोलते हैं,
बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो कहता है श्यामलाल। तो बोले बेटा पिता का क्या नाम है? तो बोले रामलाल। तो बोले रामलाल से पहचाना नहीं मैंने। अब वो क्योंकि उनके पिता के उम्र के थे नहीं, दादा के उम्र के थे। तो बेटे तुम्हारे दादा का क्या नाम है? तो दादा का नाम है जमुना लाल। अब वो जैसे ही लाल का नाम लेते हैं तो वो पहचान में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए इस कहानी के माध्यम से मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कायदे में वंश जो है जमुना लाल यानी जातिवाचक का ही है। अब ये प्रयोग के आधार पर होता है कि वो उन्हें रामलाल के नाम से पहचाने या जमला लाल के नाम से, क्योंकि जो लड़का है श्यामलाल, उनके पिता का नाम रामलाल और दादा का नाम जमला लाल, तो पहचानना किसके नाम से है। इसी तरीके से समूहवाचक किस में आता है? समूहवाचक आता है आपका जातिवाचक के अंदर। तो पहली बात तो दोनों ऑप्शन देगा भी नहीं। अगर देता है फिर भी अगर आपको भेद देता है तो आप समूहवाचक लगाएंगे। लेकिन जहां वाक्य प्रयोग की बात हो, जैसे रोहन का परिवार यहां रहता है, तो यहां पर परिवार क्या होगा? समूहवाचक। आजकल सभी परिवारों में छोटे मोटे झगड़े लगे रहते हैं, तो परिवारों क्या होगा? जातिवाचक। मेरे घर वाले, परिवार कुटुंब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। घर वाले या परिवार या कुटुंब एक साथ बैठकर, जातिवाचक। ठीक है, किस संज्ञा का उदाहरण है? तो देखिए समूहवाचक का। ठीक है, अब विशेषण से भाव कैसे बनता है? देखिए क्रोधी से भाव बनेगा क्रोध, एक से एकता, क्षुब्ध से क्षोभ, बहुत से बहुतायत, शांत से शांति, मला से मलाई, मिठाई से मिठास, लाल से लली, सुज से सुख से सुखदाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे वीडियो में जो डाउट वाले क्वेश्चन थे उनको सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा देखिए जो पॉइंट रह गए, कभी ऐतिहासिक युद्धों के नाम आ जाते हैं, तो युद्धों के नाम जैसे पानीपत की लड़ाई, 1857 की क्रांति, तो जो युद्धों के नाम, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम होते हैं, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। इसके साथ साथ ही नगर के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम और इसके अलावा समाचार पत्रों के नाम, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक। देखिए अगर मैं समाचार पत्र की बात करूं तो जातिवाचक, अगर उनके नाम की बात करूं तो व्यक्तिवाचक। तो देखिए अब आपको बताना है कि जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं इनमें उत्तर देने। आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। आजकल भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। तो आपको बताना है जयचंदों में कौन सी संज्ञा है। याद रखेंगे, बताना है, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा प्रश्न, प्रेम बहुत ही सुखदाई होता है, तो प्रेम में कौन सी संज्ञा है? प्रेम बहुत ही सुखदाई होता है, प्रेम में कौन सी संज्ञा है? ठीक। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय में कौन सी संज्ञा है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। अपना प्यार हमें ऐसे ही लुटाते रहिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।